जय बाबा की दोस्तों, जेबी की कोचिंग क्लासेस में मैं सत्यम दुबे आज फिर से आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, कल तक की क्लास में हमने देख लिया था मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की मृदा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मृदा के बारे में कि आखिर मृदा होती क्या है। ठीक है, तो मृदा वह पदार्थ है, क्या है मृदा? वह पदार्थ है जो आपके पर्वतों, चट्टानों तथा जीवाश्म अवशेषों के फलस्वरूप चलने वाली एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा मृदा का निर्माण हो रहा होता है। ठीक है दोस्तों, यह किस किस के द्वारा होता है? वनस्पति और जीवाश्मों के अवशेषों के फलस्वरूप, जीवाश्मों के अवशेषों के फलस्वरूप मृदा का निर्माण हो रहा होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना? मृदा क्या होती है? मृदा आपके पर्वतों तथा चट्टानों की अपरदन क्रिया के फलस्वरूप तथा वनस्पति और जीवाश्म अवशेषों की साथ मिलकर चलने वाली एक लंबी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मृदा का निर्माण हो रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो मृदा, इसके बाद हम देख लेते हैं मृदा का जो सबसे या मृदा में जो सर्वाधिक या सबसे उपयुक्त पदार्थ, उपस्थित पदार्थ होता है वह होता है आपका ह्यूमस। ठीक है दोस्तों, तो ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस मृदा की उर्वरा शक्ति का निर्धारण कर रहा होता है। तो ह्यूमस आपके वनस्पति और जीवाश्मों के अवशेषों से ही ह्यूमस का निर्माण हो रहा होता है। ठीक है ना दोस्तों, मध्य प्रदेश की मृदा के लिए हमें पहले इस चीज को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं इसके बारे में पहले आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मृदा और ह्यूमस के बारे में हमने देख लिया है। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की मृदा के बारे में। तो मध्य प्रदेश को या मध्य प्रदेश की मृदा को प्रादेशिक आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है दोस्तों, पहली है आपकी काली मिट्टी, दूसरी है आपकी लाल पीली मिट्टी, तीसरी है आपकी जलोढ़ मिट्टी, चौथी है आपकी कछारी मिट्टी और पांचवी है आपकी मिश्रित मिट्टी। ठीक है दोस्तों, पहली है आपकी काली मिट्टी, दूसरी है आपकी लाल पीली मिट्टी, तीसरी है आपकी जलोढ़ मिट्टी, चौथी है कछारी मिट्टी और पांचवी है आपकी मिश्रित मिट्टी। ठीक है, तो इसके बाद काली मिट्टी को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है आपकी गहरी काली, दूसरी है आपकी साधारण गहरी काली और तीसरी है आपकी छिछली काली मिट्टी या छिछली मिट्टी। ठीक है, छिछली मिट्टी अर्थात चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर काली मिट्टी की। ठीक है दोस्तों, काली मिट्टी, तो काली मिट्टी है ना, इसको इसका एक अन्य नाम और है, वह है आपका रेगुर मिट्टी। यह परीक्षा में हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी का एक ही चीज है ये दोनों। तो यह परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगुर मिट्टी है, तो ये 4 ऑप्शन आपको लिखे रहते हैं लाल, जिसमें से आपका जो सही आंसर है वह है काली मिट्टी। ठीक है, तो रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी दोनों एक ही है। ठीक है, इसके बाद एक इसका अन्य नाम है, वह है आपका कपासीय काली मिट्टी। कैसी दोस्तों? कपासीय काली मिट्टी। अब कपासीय नाम कैसे दिया गया? तो यह जो आपकी काली मिट्टी है, हम अभी आगे पढ़ रहे हैं दोस्तों कि काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में मालवा के पठार में या मालवा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जहां पर कपास की जो खेती की जाती है वह सर्वाधिक मात्रा में हो रही होती है, इसलिए इसको कपासीय काली मिट्टी भी कह रहे होते हैं हम। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम काली मिट्टी की कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बहुत समय में, सबसे प्राचीन जो चट्टानें थी वह थी हमारी बेसाल्ट क्रम की आग्नेय चट्टानें। तो बेसाल्ट क्रम की आग्नेय चट्टानों के फलस्वरूप ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है ना, तो काली मिट्टी में आपके काली मिट्टी का निर्माण आपके आग्नेय चट्टानों के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना? इस काली मिट्टी में आपके लोहे और चूने की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो लोहे की और चूने की मात्रा यहाँ पर सर्वाधिक है, लोहे की प्लस चूने की मात्रा आपकी सर्वाधिक है। तो लोहे की अधिक मात्रा के कारण इसका जो रंग है वह है आपका काला। तो काली मिट्टी का जो काला रंग है वह लोहे की अधिकता के कारण यहाँ पर है। तो यह क्वेश्चन भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है? तो लोहे की अत्यधिक उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग आपका काला होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना? अब यह मिट्टी आपकी मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों? तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं मैप के द्वारा कि जो यह काली मिट्टी है ना दोस्तों आपकी, वह आपके इस मालवा वाले क्षेत्र पर, साथ ही सतपुड़ा वाले क्षेत्र पर तथा यहाँ पर जो आपकी नर्मदा नदी का जो तटीय क्षेत्र या कुछ किनार वाला नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, वहां पर आपकी काली मिट्टी
अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हमने देखा था इसे कपासी मिट्टी या कपासी काली मिट्टी का नाम भी दिया गया था। तो कपासी काली मिट्टी क्यों दिया गया था? क्योंकि कपास की मात्रा यहाँ पर या कपास की खेती यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में हो रही होती है। ठीक है, तो कपास के साथ साथ ये लोग यहाँ पर गेहूं, साथ में आपकी दलहन तथा तिलहन की खेती भी कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, काय की कर रहे होते हैं? कपास की, गेहूं की, दलहन की और तिलहन की। ठीक है, यह चीज समझ में आ गई ना आपको कि काली मिट्टी का काला रंग लोहे की अधिकता के कारण होता है। इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, और यह है आपके मालवा, आपके सतपुड़ा तथा नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों पर यह मिट्टी पाई जा रही होती है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि काली मिट्टी की जो एक अन्य विशेषता होती है वह होती है कि काली मिट्टी में थोड़ा सा भी या कुछ मात्रा में या अधिक मात्रा में हम पानी मिला देते हैं दोस्तों इसमें, या जब पानी इसमें मिलता है तो यह चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, यह चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। अब सूखने पर यह दरारें पड़ जाती हैं तो यह कठोर हो जाती है, परंतु इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें जल को सोखने की मात्रा अधिक होती है या सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर एक लंबे अंतराल तक सिंचाई न करने के बाद भी यहाँ पर खेती या कृषि क्रियाएं या कृषि कार्य आसानी से हो रहा होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं हम गहरी काली मिट्टी की। तो यह आपके सतपुड़ा और मालवा वाले क्षेत्रों पर मिल रही होती है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं हम साधारण काली मिट्टी की, जो आपके मालवा के पठार का उत्तरी क्षेत्र होता है ना दोस्तों, या यूं कहें कि मालवा के पठार का उत्तरी क्षेत्र या आपके निमाड़ वाला क्षेत्र है, वहां पर आपकी साधारण काली गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और तीसरी है आपकी छिछली काली मिट्टी। तो यह एक प्रकार की चिकनी दोमट मिट्टी होती है दोस्तों। कैसी होती है? चिकनी और दोमट मिट्टी होती है, चिकनी और दोमट मिट्टी होती है। साथ ही यह सतपुड़ा पर्वत पर या सतपुड़ा पहाड़ियों पर यह पाई जाती है। तो यहाँ पर आपकी एक काली मिट्टी पूर्णता होती है। यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम देख लेते हैं, जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं, दोमट मिट्टी कहते हैं, कपासी काली मिट्टी कहते हैं। इसमें लोहे साथ ही चूने की मात्रा सर्वाधिक होती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग काला होता है। पुनः इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। आपकी पहली है गहरी काली, दूसरी है साधारण गहरी काली और तीसरी है आपकी छिछली मिट्टी, जिसे चिकनी दोमट मिट्टी भी कहते हैं। और यह आपके सतपुड़ा क्षेत्र पर भी, यह आपके सतपुड़ा क्षेत्र पर पाई जा रही होती है। इसके बाद हम बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी की। ठीक है दोस्तों, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि लाल मिट्टी और पीली मिट्टी का मिश्रण लाल पीली मिट्टी कहलाता है। ठीक है ना, तो अब इसकी बात करते हैं कि यह पाई कहाँ जाती है। तो यह आपके बघेलखंड के अंतर्गत आपके ये मंडला, डिंडौरी या हम कहें कि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे जिलों में यह पाई जाती है। ठीक है ना दोस्तों, तो लाल पीली मिट्टी के बारे में हम बात कर लेते हैं। यह जो आपकी लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है वह आर्कियन और धारवाड़ साथ ही आपके गोंडवाना क्रम की चट्टानों के फलस्वरूप लाल पीली मिट्टी का निर्माण यहाँ पर हो रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं लाल रंग की और पीली रंग की, कि मिट्टी में लाल रंग और पीला रंग आखिर आता कहां से है। तो आपका जो लाल रंग आता है ना दोस्तों, वह आता है आप में लोहे के ऑक्सीकरण के कारण। लाल रंग आता है लोहे के ऑक्सीकरण के कारण, और जो पीला रंग आता है वह आता है आपके फेरिक ऑक्साइड के कारण। काय के कारण दोस्तों? लाल रंग आता है लोहे के ऑक्साइड के कारण और पीला रंग आता है आपके फेरिक ऑक्साइड के कारण। समझ में आ गया ना दोस्तों कि लाल पीली मिट्टी में रंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम ह्यूमस की। तो ह्यूमस वही पदार्थ है जो पौधों को या पोषण प्रदान करता है। साथ ही हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी रहती है, उत्पादकता यहाँ पर कम होती है, परंतु इस क्षेत्र पर क्रमशः धान की खेती की जा रही होती है जो अच्छी होती है। और धान के साथ साथ यहाँ पर चावल या हम कहें धान और चावल का यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो रही होती है। तो लाल पीली मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होने के कारण उत्पादकता यहाँ पर कम होती है, परंतु धान की खेती के लिए लाल और पीली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। और परीक्षा में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहा है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो वह है आपकी लाल पीली मिट्टी दोस्तों। ठीक है, इसके साथ साथ चावल भी यहाँ की मुख्य फसल है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना आपको। हमने 2 मिट्टी देख ली है, पहली है आपकी काली मिट्टी, दूसरी है आपकी लाल पीली मिट्टी।
इसके बाद बात कर रहे होते हैं हम जलोढ़ मिट्टी की, ठीक है ना दोस्तों। तो आपकी जो जलोढ़ मिट्टी है वह आपके उत्तरी पश्चिमी भाग अर्थात गंगा घाटी के सीमांत क्षेत्रों पर पाई जाती है। यह आपका उत्तरी पश्चिमी भाग, जहां से आपका गंगा घाटी का सीमांती क्षेत्र लगा होता है, यहां पर आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जा रही होती है। अच्छा, इसका जो निर्माण हो रहा होता है वह आपके बुंदेलखंड नीस के द्वारा, बुंदेलखंड नीस साथ ही चंबल नदी के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों के फलस्वरूप इस मिट्टी का निर्माण हो रहा होता है। दोस्तों समझ में आ गया ना कि जलोढ़ मिट्टी आपके उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पर गंगा घाटी के सीमांत इलाकों में पाई जाती है, बुंदेलखंड नीस के द्वारा तथा चंबल नदी के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों के फलस्वरूप ही जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो रहा होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं हम बालू की। तो बालू की अधिकता यहाँ पर होती है दोस्तों, बालू की अधिकता के कारण यहाँ अपरदन की क्रिया भी हो रही होती है, ठीक है दोस्तों। तो जलोढ़ मिट्टी में बालू की अधिकता के कारण अपरदन की क्रिया भी हो रही होती है, परंतु इस क्षेत्र में जल योजन या जल को सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी में जल को सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इस कारण यहाँ की जो उत्पादकता होती है वह बहुत अधिक या सर्वाधिक मात्रा में होती है। साथ ही इस क्षेत्र पर या आपकी इस क्षेत्र पर आपके गेहूं तथा गन्ना और दलहन तिलहन आदि का उत्पादन किया जा रहा होता है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। जलोढ़ हमने 3 मिट्टी देख ली है, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद हम देखेंगे कछारी मिट्टी दोस्तों, मिट्टी, ठीक है दोस्तों। तो कछारी मिट्टी का जो निर्माण होता है यह बाढ़ के द्वारा बहाकर या बाढ़ के पानी या बाढ़ या नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, जो नदियों के किनारों पर जाकर जम जा रही होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो चंबल के द्वारा यह मिट्टी हमारे लिए सर्वाधिक चंबल नदी के द्वारा लाई गई या बहाकर लाए गए निक्षेपों के फलस्वरूप कछारी मिट्टी का निर्माण हो रहा होता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया ना। तो इस क्षेत्र में भी आपको गेहूं और गन्ना की खेती देखने को मिल रही होती है, समझ में आ गया। इसके बाद बात कर लेते हैं हम मिश्रित मिट्टी की। तो आपकी जो मिश्रित मिट्टी है यह आपकी काली मिट्टी, मतलब आपकी पहली 2 मिट्टी काली मिट्टी प्लस लाल मिट्टी और प्लस पीली मिट्टी, इन तीनों मिट्टियों के मिश्रण के फलस्वरूप ही आपकी मिश्रित मिट्टी का निर्माण हो रहा होता है। समझ में आ गया ना दोस्तों। मिश्रित मिट्टी का निर्माण आपकी काली मिट्टी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी के निर्माण के फलस्वरूप ही हो रहा होता है। अच्छा, अब दोस्तों आपकी जो मिश्रित मिट्टी है यह काली मिट्टी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी का मिश्रित रूप होती है। यह आपके इस वाले क्षेत्र पर अर्थात विदिशा, सागर, इन क्षेत्रों पर हमें मिश्रित मिट्टी देखने को मिलती है। पोषक तत्वों की इसमें कमी होती है दोस्तों, पोषक तत्व यहाँ पर कम मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु यह मिट्टी आपके मक्का, बाजरा, ज्वार अर्थात मोटे अनाज के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त होती है और मोटे अनाज मिश्रित मिट्टी में ही उगाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम अब सबसे पहले हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखी है मध्य प्रदेश की मृदा, जिसको 5 भागों में बांटा है, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी को पुनः 3 भागों में डिवाइड किया है। पहली है आपकी गहरी काली, दूसरी है साधारण गहरी काली, तीसरी है आपकी छिछली मिट्टी। काली मिट्टी का काला रंग लोहे की अधिकता के कारण होता है, इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, इसे कपासी मिट्टी या दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लाल पीली मिट्टी की। ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है, उत्पादकता कमी होने के कारण उत्पादकता पर इसका प्रभाव पड़ता है। धान की खेती यहाँ पर की जाती है और चावल भी अधिक मात्रा में उग रहा होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम जलोढ़ मिट्टी की, जिसका निर्माण आपके बुंदेलखंडीय निक्षेपों तथा चंबल नदी के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों के फलस्वरूप होता है। इसमें आपके बालू की अधिकता होती है, अपरदन की क्रिया भी होती है, परंतु इस मिट्टी की सबसे अधिक सर्वाधिक विशेषता यह है कि इसमें जल को सोखने की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। इस कारण यहाँ पर उत्पादकता अच्छी होती है। गेहूं, गन्ना, कपास, दलहन, तिलहन आदि का यहाँ पर
यहाँ इनको उगा दिया जा रहा होता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम कछारी मिट्टी की। तो कछारी मिट्टी वह मिट्टी होती है जो नदियों के निक्षेपों के द्वारा बहाकर लाई गई होती है। सर्वाधिक मात्रा में यह हमें चंबल नदी के द्वारा देखने को मिल रही होती है। इसके बाद यहाँ पर गेहूं की खेती की जा रही होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम मिश्रित मिट्टी की। तो आपकी जो मिश्रित मिट्टी है वह आपकी काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का संयुक्त रूप से मिश्रण होता है। पोषक तत्वों की यहाँ पर कमी हो रही होती है। यह आपके विदिशा, सागर, टीकमगढ़ वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिल रही होती है। साथ ही यह मिट्टी जो इसकी मुख्य विशेषता है वह है मोटे अनाज के लिए। तो इस मिट्टी में आप मक्का, बाजरा, ज्वार यहाँ पर उगाए जा रहे होते हैं। तो यह जो विशेषता है वह है मोटे अनाजों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी है, वह आपकी मिश्रित मिट्टी है। सर्वाधिक उपजाऊ देखें हम यहाँ पर जल को सोखने की क्षमता के कारण जलोढ़ मिट्टी है। काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। लाल पीली मिट्टी आपकी धान की खेती है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश की मृदा का प्रादेशिक विभाजन देखने को मिल जाएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास समाप्त हो रही है दोस्तों। यदि आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया हो दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी टंटना दीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए दोस्तों। जय बब्बा की। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। जय बब्बा।